हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक पाठशाला। कल हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, जिसमें हम लोगों ने समझ लिया था क्या कि रिसोर्स क्या है, उसके टाइप क्या हैं, है ना, किस तरीके से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अर्थ समिट कहाँ हुई थी और क्या थी, एजेंडा 21 क्या है। उसके बाद अब पार्ट 2 में हम लोग समझने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग। सिंपल बात है कि कोई भी रिसोर्स हमारे पास है उनकी प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, यानी कि घर से कुछ पैसे मिलते हैं आपके कुछ पर्सनल खर्चों के लिए, जैसे वो हो सकता है आप ट्यूशन फीस पे करते हो या फिर कुछ और भी खाने पीने में यूज करते हो। तो अगर आपको सपोज करिए 1000 रुपीज़ मिल गए और कहा गया कि आपको 1000 रुपीज़ नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, ठीक है, तो अब क्या चाहिए आपको? इन 1000 रुपीज़ को यूज़ करने के लिए चाहिए प्लानिंग। अगर कोई बच्चा प्लानिंग नहीं बनाता इन 1000 रुपीज़ को यूज़ करने के लिए, पता चला दोस्तों के साथ गया और पार्टी सार्टी हो गई, 2-3 दिन में ख़त्म, फिर बाकी दिन क्या करोगे? तो अगर चाहते हो कि जब तक 1000 आपको दोबारा से मिले तब तक ये 1000 आपके पास रहने चाहिए, यानी कि धीरे धीरे खर्च होते रहने चाहिए, तो आपको चाहिए प्रॉपर प्लानिंग। पैसे ही रिसोर्सेस हमारे पास जो हैं वो लिमिटेड हैं, और चूंकि लिमिटेड हैं तो हमें क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए, ताकि हम प्रॉपर डेवलपमेंट कर पाएँ। अब जैसे यहाँ पर भी जैसे 1000 आपको मिलेगा, ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ मोमोज़ खाने में ख़त्म कर दो, मतलब रोज़ मोमोज़ खा रहे हो। आपको इनसे पेन भी खरीदना चाहिए, आपको इनसे मोमोज़ भी खरीदनी चाहिए, आपको इन पैसों से कुछ और चीज़ें, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे आपको फोकस करना है अपने, ठीक है, ना कि सिर्फ एक एस्पेक्ट पे। वही यहाँ पर बताया कि रिसोर्स की प्लानिंग हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट हो या फिर किसी भी रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो क्या है प्लानिंग? प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर द ज्यूडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का ज्यूडिशियस यूज के लिए, यानी कि मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अगर हम चाहते हैं कि रिसोर्स का यूज हो तो हमें चाहिए रिसोर्स की प्लानिंग, है ना। इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जैसे इंडिया के लिए, है ना। इंडिया जैसी कंट्री कोई भी हो, जहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिसोर्स के मामले में। भाई कहीं पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, कहीं पर रिसोर्स बिल्कुल नहीं है, कहीं पर कोई एक स्पेसिफिक टाइप का रिसोर्स है, दूसरी जगह पे वो दूसरे टाइप का रिसोर्स नहीं है ना। इस तरीके जैसे कोल जो है हर जगह इंडिया में नहीं मिलता है ना, कुछ ही रीजन मिलता है, झारखंड हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द availability of the resource, and there are some regions which have acute shortage of some vital resource. For example, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये हैं रिच इन मिनरल्स, ओके, एंड कोल डिपोजिट्स। वहीं अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पर अवेंडेंस ऑफ वाटर है, एज वी नो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है ना। और चूंकि ये माउंटेनियस रीजन है तो यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल एंड बहुत सारे वाटर रिजर्वायर मिल जाते हैं, ठीक है, ओके। बट लेक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। भाई यहाँ पर हमने देख लिया कि रिसोर्सेज तो बहुत हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है इतना अच्छा। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोर्ड विद द सोलर एंड विंड। पता ही आपको यहाँ पर सनलाइट बहुत भयंकर आती है। चूँकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, तो विंड भी अच्छे से फ्लो करती है ना, यानी कि अच्छी स्पीड में चलती है। तो यहाँ पर विंड टर्बाइन का यूज़ किया जा सकता है, जैसे हम बोलते हैं पवन चक्की वगैरह ऐसा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। लेकिन राजस्थान में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है। जहाँ अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स थे, यहाँ पर वाटर रिसोर्स नहीं है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फॉर्म, है ना, पूरी कंट्री से आइसोलेटेड है ना। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पर क्या है, रिच कल्चरल हेरिटेज है, बट इट इज़ डिफिशियंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। दिस कॉल्स फॉर द बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। इसीलिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग चाहिए, ताकि हम नेशनल डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएँ। चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो रीजनल हो, या फिर लोकल लेवल पे हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, ठीक है, ओके। तो आपने समझ लिया कि रिसोर्स क्यों हमें प्लानिंग ज़रूरी है। अब वही बात आती है कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे करनी है। तो जो रिसोर्स की प्लानिंग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि भैया प्लानिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे पास रिसोर्स क्या हैं और कितने हैं और कहाँ हैं, ओके। तो सबसे पहला काम हमें चाहिए आइडेंटिफिकेशन। हम आइडेंटिफाई करें कि रिसोर्सेस कहाँ पर हैं और कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है ना, ताकि हम प्रॉपर प्लानिंग कर पाएँ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ओके। तो हमें जानना है कि कहाँ पर रिसोर्स हैं, उनके बारे में।
फिर वही बात है, सर्वे करें, उसका प्रॉपर मैपिंग तैयार करें, फिर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करें, फिर एस्टिमेशन लगाएं कि हाँ भैया, मतलब इन सब चीज़ों का एस्टिमेशन क्रिएट करें कि हाँ कितना रिसोर्स है, कैसे क्या क्वालिटी है, कितना क्वांटिटी है ना, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स करना पड़ेगा। प्लानिंग करने से पहले पता होना चाहिए कितना है रिसोर्स। फिर इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मान लो अब प्लानिंग स्ट्रक्चर जो हमने बना लिया है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए। अगर अभी आपने देखा था, बताया गया था पिछली क्लास में भी बताया गया कि विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट स्किल और विदाउट इंस्टीट्यूशनल सेटअप के कोई भी रिसोर्स नहीं है। और टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप कौन करेगा? ह्यूमन बींग्स। यानी कि विदाउट ह्यूमन बींग्स कोई रिसोर्स नहीं है। यानी कि किसी चीज़ को रिसोर्स अगर बनाया जाता है तो वो कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स। ओके, ठीक है, ये आपने समझा। तो तीसरा पॉइंट क्या है? अब तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना पड़ेगा? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। अब हमें प्लान्स इस तरीके से तैयार करने हैं ताकि हमारे जो नेशन है ना, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। ये ना हो कि कोई एक रीजन है वहाँ पर तो अच्छा डेवलपमेंट हो गया, दूसरा रीजन है वो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ क्रिएट होंगी और इससे फर्दर होगा क्या? क्रिमिनल केसेस बढ़ेंगे। ओके, जैसे नक्सल वगैरह ये सब हम लोग देखते हैं ना, तो ये क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा क्रिएट करेंगे, है ना, अगर हम क्या करते हैं? प्रॉपर रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो। ठीक है, इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर द अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। पता ही है कि इंडिया बहुत दिनों से, यानी कि शुरुआत से, जब से आज़ाद हुआ तब से ही रिसोर्स प्लानिंग के लिए प्रॉपर एफर्ट्स लगा रहा है। उसी का एक एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था 1951 में, है ना। आपको पता है कि इसके लिए बनाई गई थी प्लानिंग कमीशन। ओके, प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी किसके लिए? कि जो 5 ईयर प्लान है, जो डेवलपमेंट प्लान है, वो लाए जा सकें और ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके कंट्री का। ठीक है, तो अब आपको ये बताने कि टोटल प्लान कितने आए थे। आपको पता है कि इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अभी कब से किया गया ये आपको बताना है। इसके ये प्लानिंग कमीशन की जगह एक बॉडी बन गई है नीति आयोग। ओके, 2015 में। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो कब से डिसकंटिन्यू किया गया और टोटल नंबर ऑफ 5 ईयर प्लान्स कितने हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। ओके, द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट। अगर भैया रिसोर्स ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? किसी एरिया का कैसे डेवलपमेंट होगा? लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स किसी भी एरिया को डेवलप्ड नहीं बनाता है ना। क्या चाहिए? अगर मान लो रिसोर्स अवेलेबल हैं लेकिन वहाँ पर एब्सेंस है, क्या? टेक्नोलॉजी एब्सेंस है और इंस्टीट्यूशन एब्सेंस है, तो ये क्या होगा? डेवलपमेंट में हिंडर क्रिएट करेगा। भाई टेक्नोलॉजी नहीं है रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए गए, यानी कि फैक्ट्री वगैरह ये सब नहीं बनाई गई, तो किस तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो रिसोर्स ही रह जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल आप देखते ही हैं, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए चाहें तो, है ना, या फिर झारखंड को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? रिसोर्स तो बहुत हैं लेकिन इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं हो पा रही है एस्टेब्लिश, जिस वजह से क्या है कि रिसोर्स होते हुए भी ये स्टेट जो है वो पिछड़े हुए हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, देर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। पता है रिसोर्स तो बहुत हैं लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स हैं। क्यों हैं? पता ही आपको, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन प्रॉपर नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी देर आर सम रीजन्स विच हैव पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। ऐसे भी रीजन है ना। उसका मेन रीज़न क्या आता है कि भैया टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं है जहाँ पर रिसोर्स हैं, है ना, प्रॉपर वहाँ पर यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हैं क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है आज तक, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है। उसके बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट, है ना, ये सब चीज़ें। ओके, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वर दी मेन अट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन इन्वेडर। पता है कि रिसोर्स जो कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी, है ना, ब्रिटिशर्स की, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स या फिर जो यूरोपियंस हैं क्यों अट्रैक्ट हुए? यहाँ पर इसलिए अट्रैक्ट हुए कि भैया यहाँ पर हैं क्या? रिसोर्सेस हैं, बढ़िया रिसोर्सेस हैं। ओके, तो यही मेन इनके लिए अट्रैक्शन पॉइंट क्रिएट हुआ। ठीक है, ओके, इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब सिंपल बात है कि कॉलोनीज़ क्यों यहाँ पर बन पाई? क्योंकि भैया उनको हेल्प की किसने? टेक्नोलॉजी ने।
यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी थी इंडियन से, तो उन्होंने उन रिसोर्स का प्रॉपर यूज कर पाया, समझे ना? ओके, तो प्रॉपर वो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर पाए। ओके, ठीक है, तो इस वजह से उनकी सुपरमेसी क्रिएट हो गई। देयरफॉर रिसोर्स कैन बी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। रिसोर्स तभी डेवलपमेंट ला सकते हैं, सिर्फ तब कब ला सकते हैं, जब उन्हें प्रॉपर टेक्नोलॉजी मिले, यानी कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मिले। जैसे कोल निकालने के लिए, कोल को यूज़ करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी है तो फिर आप उस रिसोर्स को डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो। प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है तो नहीं कर सकते हो, ठीक है? ओके, India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of the resource but also the technology. देखो भाई बात आती है ओवरऑल कि भैया रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कंट्री के लिए क्या चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स तो चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ही तो किसी रिसोर्स को रिसोर्स बनाते हैं, और उस जगह का यानी कि उस नेशन का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या है, ये सब किसी कंट्री को रिसोर्स को यूज़ करने के लिए कह सकते हो कि प्रेरित करते हैं, है ना? कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसकी हिस्टोरिकल अगर हिस्ट्री अच्छी रही है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी डेवलप हुई होगी, तो मतलब वो रिसोर्स को अच्छे डेवलप यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी आ सकती है। तो ये भी आपने समझा कि कैसे इसकी प्लानिंग वगैरह चाहिए इंडिया में, और किस तरीके से ये प्रभावित करता है टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट को। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। बस सिंपल सी बात है, ये कल भी कहीं ना कहीं इसको समझाया गया था कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स ज़रूरी है। अगर हम रिसोर्स का कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो पता ही क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। ओके, अगर इन प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? प्रॉपर कंजर्वेशन चाहिए, ठीक है? रिसोर्स कंजर्वेशन चाहिए, और वेरियस लेवल पे चाहिए, ठीक है? गांधी जी जो कि हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, उन्होंने ये कहा था कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। यानी कि रिसोर्स जो हैं इंडिया में, जो अवेलेबल रिसोर्स हैं, वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। अगर रिसोर्स कंजर्वेशन की बात आए तो आप ये ज़रूर से कोट करिए स्टेटमेंट गांधी जी का। ओके, ही अब वही बात है, वो कहते हैं कि भैया ग्रीडी और सेल्फिशनेस जो है ना, वो एक्सप्लॉइट करती है रिसोर्सेज को, और इससे क्या होता है कि इनइक्वलिटी क्रिएट होती है। तभी उन्होंने फोकस किया, किस पर फोकस किया? प्रोडक्शन बाय मासेस। यानी कि वो चाहते थे, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, वो चाहते थे कि जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं ना, वो प्रोडक्शन करें, ना कि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज। इसीलिए वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते थे। किसको? कॉटेज। और जो पंचायत थी ना, उसको ज़्यादा प्रमोट करते थे, ठीक है? क्योंकि वो जानते थे कि अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगेंगी तो कुछ ही लोगों के हाथों में रिसोर्स आएंगे, और जिससे क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो तभी वो लोकल लेवल पे डेवलपमेंट लाना चाहते थे थ्रू दी रिसोर्स प्लानिंग। ओके, फिर वही आता है कि रिसोर्स प्लानिंग कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात की जाए, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात की जाए तो क्लब ऑफ रोम, इसने कहा था कि भैया रिसोर्स का कंजर्वेशन ज़रूरी है ना? और फर्स्ट टाइम ऐसा इन्होंने कहा था, कब कहा था? 1968 में। तो अगर बात की जाए कि सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन की बात किसने की, तो बताओगे क्लब ऑफ रोम। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद 1974 में गांधीयन फिलॉसफी, जो कि गांधीयन फिलॉसफी क्या थी? प्रोडक्शन बाय मास, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री, उस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया, यानी कि प्रेजेंट किया। किसने प्रेजेंट किया? इस्कमेचर, इनका नाम थोड़ा देख लो आप कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे। ओके, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था स्मॉल इन ब्यूटीफुल, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। क्या इन्होंने बुक लिखी? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। इस बुक में गांधीयन फिलॉसफी को इन्होंने प्रमोट किया, ठीक है? ओके, आफ्टर दैट क्या हुआ कि आफ्टर दैट एक कमीशन बनती जिसका नाम था ब्रुंटलैंड कमीशन। ये अपनी रिपोर्ट लेके आते कब? 1987 में, है ना? और ये इस रिपोर्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर ये पूछा जाए आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि कल भी बात हुई थी, वो कहाँ से ट्रेस होता है, कहाँ से आया था, तो बताओगे ब्रुंटलैंड कमीशन आई थी 1987 में, उसी ने सबसे पहले बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ओके, ठीक है। इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। ओके, सब्सिक्वेंटली एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर।
ठीक है। इसमें भी बात हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आवर कॉमन फ्यूचर एक बुक का नाम है, ठीक है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी और जो पब्लिश हुई थी आफ्टर दी ब्रुटलैंड कमीशन के बाद। ओके, फिर उसके बाद भाई ब्राज़ील में कल ही हम लोगों ने समझा था कि अर्थ समिट हुई थी, वहाँ पर भी बात हुई थी किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो 1968, 1974, 1987 और फिर 1992। तो आप ये ट्रेस कर पा रहे होंगे, आप ये क्या कर पा रहे हैं, ट्रेस कर पा रहे होंगे कि 1968 से 1974, फिर 1987, फिर 1992, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलिए। किस लिए चलिए, कि रिसोर्स को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ओके, अब यहाँ से, अब इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा लैंड रिसोर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।